स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वेदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन के अंदर हम फाउंडेशन लेवल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस साल किसी भी बोर्ड के लिए अपीयर कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, उन सभी के लिए सीरीज बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, बशर्ते आप इसे क्या कर रहे हैं, रिगरसली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। आप चाहें तो इस सेशन को हर उस कैंडिडेट के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस साल बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। दरअसल डाल्टन, जॉन डाल्टन करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। जिन्होंने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। और आपको बताना है कि उनकी एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए कौन सी स्टेटमेंट्स अलाइनमेंट में फॉल नहीं करती। ठीक है। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। यहाँ पे थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसको टाइनी कर लीजिएगा। ठीक है। जितने भी एटम्स हैं, जितना भी मैटर है वो किसका बना हुआ होता है, वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। और वो टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम्स कह दिया जाता है। ठीक है। और एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो किसी भी मैटर की एटम जो है वो क्या हो जाती है, बिल्डिंग ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है, बिल्डिंग ब्लॉक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्स की बनी हुई होती है। तो सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सेल्स बेसिकली हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाती है। सेल हमारी बॉडी की क्या हो जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाती है। ठीक है। सिमिलरली जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं मैटर के। ठीक है, किसके, मैटर की। ठीक है। हर वो चीज जो हमारे अराउंड लाई कर रही है वो किसकी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। और उसके छोटे से यूनिट को हम क्या कहते हैं, एटम्स कह देते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। जो भी सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो है उनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम क्या होती हैं, सेम होती हैं। बात सही है। और इसी का एक्सटेंशन क्या होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या उनका जो मास है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। उनका जो मास या फिर मैं कह सकती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, atoms combine in the ratio of small real number to form compounds। नो डाउट एटम्स जो है वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन एटम्स जो है ना वो हमेशा होल नंबर के अंदर कंबाइन करते हैं। किसके अंदर कंबाइन करते हैं, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और ना ही आपके रियल नंबर के अंदर। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी देखिए क्या हो जाती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है। एक बार लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, द relative number and kinds of atom are constant in a given compound। बात एकदम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की बात करती हूँ। ठीक है। तो वाटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमेशा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसका रेशियो क्या रहने वाला है, 2:1 ही रहने वाला है। तभी वो वाटर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अगर इसका रेशियो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो हमारा कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हाइड्रोजन के और दो मॉलिक्यूल्स लिए ऑक्सीजन के, और अब ये क्या बना रहा होगा, H2O2 का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये क्या कर देगा, H2O2 का फॉर्मेशन कर देगा। और इसका एक डिफरेंट नाम होता है, इसे कहा जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। ठीक है।
अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर में मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है या मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, वो हम किसके थ्रू बताते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू बताते हैं। किसके थ्रू बताते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू बताते हैं। ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप किसी भी एलिमेंट को क्या कर पाए, इजीली अरेंज कर पाए। ठीक है, देखिए सबसे कम जो रेज होती है ना, सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, गामा रेज की होती है। किसकी होती है, गामा रेज की होती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके एक्स रेज। ठीक है, यूजुअली हम हॉस्पिटल्स के अंदर में देखते हैं ना, एक्सरे करवाने जाते हैं ताकि हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की पोजिशनिंग या फिर उनके डिफॉर्मेशन को क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। ठीक है, तो उसके अंदर में जो रेडिएशन का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्स रेज कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका यूवी रीजन। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में विजिबल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है विजिबल रीजन। हमें जितने भी कलर्स विजिबल होते हैं ना, वो केवल इस रीजन के ही अंदर विजिबल होते हैं। इसके पहले और इसके बाद वाले रेडिएशन हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमें जो विजिबल होता है वो कौन सा होता है, केवल और केवल विजिबल रीजन ही विजिबल होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में इंफ्रारेड, उसके बाद आ जाता है हमारे पास में रेडियो वेव्स। ठीक है, जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है उसका ऑर्डर भी कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, जो वेवलेंथ है उसका ऑर्डर भी कुछ ऐसा ही रहता है। गामा रेज से जब आप रेडियो वेव्स की तरफ मूव करते हैं ना, वेवलेंथ, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जिसको क्या किया जा सकता है, लैम्डा से भी डिनोट किया जा सकता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स रेडियो वेव्स की देखने को मिल रही है। किसकी वेवलेंथ देखने को मिल रही है, रेडियो वेव्स की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव्स की हमें देखने मिलती है। ठीक है, इसी तरह से वो आपसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मिनिमम वेवलेंथ आपको किसकी देखने को मिलती है, तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, गामा रेज की हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, गामा रेज की हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, वो जनरली 400 टू 750 नैनोमीटर्स के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, हालांकि ये चीजें आप और हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एज ऑफ नाउ आई थिंक आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following scientists performed the gold foil experiment? इसमें से कौन से साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, परफॉर्म किया था। ठीक है, देखिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बेसिकली था क्या, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर में क्या किया गया था, गोल्ड की थिन शीट्स को यूज किया गया था। ठीक है, गोल्ड की थिन शीट्स को क्या किया गया था, यूज किया गया था। गोल्ड बेसिकली क्या होता है, एक हाईली मेलिएबल एलिमेंट होता है, जिसको इजीली क्या किया जा सकता है, शीट्स के अंदर में ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, हाईली मेलिएबल होने के कारण इसकी जो शीट्स थी वो बेहद क्या थी, थिन थी। बेहद थिन शीट्स हमने बना लिए थे। ठीक है, अब इसके ऊपर में क्या किया गया, इसके ऊपर में गामा रेज को, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया गया, बम्बार्ड कराया गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या कराया गया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया गया। ठीक है, और उन अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या मिल गए, ऑब्जर्वेशंस मिल गए। ठीक है, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन से हमने क्या किया, फर्दर कंक्लूजन्स डिराइव किए। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन वो था, क्या था, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ना, मोस्ट स्पेस किसी भी एटम के अंदर में वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। कैसा होता है, एम्प्टी होता है। और इसको क्या कहा गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस कहा गया, या एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी रेडिएशन थे, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास में ये थी कि कुछ एटम्स जो है ना, सम एटम्स एक सर्टेन एंगल पे क्या हो रहे थे, एक सर्टेन एंगल पे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। एक सर्टेन एंगल पे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है,
और लास्टली हमारे पास में क्या था, लास्टली बहुत ही रेयर ऑफ रेयर रेडिएशंस ऐसे थे, बहुत ही रेयर रेडिएशंस ऐसे रहे जो कि क्या हो गए, 180 डिग्री के ऊपर में बाउंस बैक हो गए। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चला कि बहुत सारा जो स्पेस है वो क्या है, किसी एटम के अंदर में खाली प्रेजेंट है। ठीक है, और वो खाली स्पेस के अंदर में ना ही कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ एटम्स जो है ना वो एक सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। जैसे ही वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में आई, वो क्या हो गई, एक सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, लास्टली जो 180 डिग्री के ऊपर में बाउंस बैक कर रहे थे ना, वो हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से जाके टकराए थे। मतलब किससे जाके टकराए थे, आपके प्रोटॉन से जाकर टकराए थे। ठीक है, और प्रोटॉन्स या फिर मैं कह सकती हूँ जो मैक्सिमम मास था ना, वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड था, वो न्यूक्लियस के अंदर में कॉन्सेंट्रेटेड था। किसकी वजह से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिली और यहीं से क्या किया गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया था। और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जी हाँ बिल्कुल, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ n एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स डैश मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो क्या करते हैं, एक सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास में क्या है, एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है, p ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब हमें पता है जो s शेल होता है उसके अंदर में एक ही सबशेल प्रेजेंट होता है, और जो p होता है उसके अंदर में तीन सबशेल प्रेजेंट होते हैं, px py एंड pz। ठीक है, अब क्या होता है कि S जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है। S कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। ठीक है, जबकि p ऑर्बिटल्स हमारे पास में कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो s और p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और इन्हीं के ओवरलैप की वजह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। इन्हीं के ओवरलैप की वजह से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब इनकी मिक्सिंग होती है, इनकी मिक्सिंग सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कराई क्यों गई। ठीक है, क्योंकि एस क्या है, स्पेरिकल है, और पी क्या है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, तो इनकी ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, मैं कह सकती हूँ अभी अगर आप इनको ओवरलैप कराएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया और एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को जनरेट कर लिया। ठीक है, इसको लिख देते हैं न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को जनरेट कर लिया। ठीक है, और इन नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म हुए, s और p के मिक्सिंग से फॉर्म हुए। अगर मैंने एक s और एक p को क्या किया होगा, मिक्स किया होगा, तो मुझे यहाँ पे दो अनहाइब्रिडाइज्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कौन से, sp और sp। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने एक s और दो p को क्या किया होगा, मिक्स किया होगा, तो मेरे पास में तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। कौन से, sp2 sp2 एंड sp2। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रेंड को देख पा रही हूँ, अगर मैं इस ट्रेंड को समझ पा रही हूँ, ठीक है, देखो ये एक S, ये एक P, ये एक और P और ये एक और P। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की, दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की। हमें कितने सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिल गए, दो हाइब्रिडाइज सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिल गए। यहाँ पे तीन की हुई है मिक्सिंग, तो यहाँ पे हमें तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल गए। मतलब जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो, आपको उतने ही क्या मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसी बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है तो मुझे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज स्टैंड्स फॉल्स फॉर बोहर्स थियरी, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो बोहर्स थियरी के लिए स्टैंड नहीं करता। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बोहर्स थियरी के लिए स्टैंड नहीं करता। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टेज इन वन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर में एज लॉन्ग एज कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। ठीक है, ये बात क्या है, एकदम सही है। ठीक है, उसको एनर्जी रेडिएट कराने के लिए या तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या वो एनर्जी लूज करेगा, और तभी क्या करेगा, एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर में मूव करेगा। ठीक है, when an electron moves from one orbit to another, it radiates or absorbs energy. ये बात भी क्या है, एकदम सही है। For an electron to remain in its orbit, electrostatic force of attraction between electrons and nucleus, which tends to pull the electron towards the nucleus, must be equal to gravitational force. अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं ना, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, मान लीजिए कि ये मेरे पास में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो सेंटर में तो क्या प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और इन शेल्स के अंदर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इन शेल्स के अंदर कौन कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स दरअसल क्या करते हैं, अपने इन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को इनके ऑर्बिटल्स में रखने के लिए इनको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ डिफरेंट कलर्स को यूज करके कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनके फोर्सेस को बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ से न्यूक्लियस भी क्या करता है, एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो अपनी पोजीशन पे रहे, अपने ऑर्बिट्स में ही रहे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी क्या करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कोई भी स्पीशीज जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो वहां पर जो फोर्स एक्टिव होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पर भी जो फोर्स बैलेंस आउट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो रहा है। वो कौन सा फोर्स बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, why did Rutherford select a gold foil for his experiment of finding the model of an atom? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चूज किया अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसका सीधा सा रीजन था, देखिए अभी भी हम बात करके आए, जो गोल्ड है ना, जो गोल्ड है वो बहुत ही मेलिएबल एलिमेंट है। ठीक है, मेलिएबल से मेरा मतलब है उसको इजीली क्या किया जा सकता है, इट कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल को यूज किया। ठीक है, क्योंकि उसको इजीली क्या किया जा सकता था, थिन शीट्स के अंदर में ड्रॉ किया जा सकता है। और अब जब आप उसके ऊपर में रेज को क्या कराओगे, बम्बार्ड कराओगे ना, तो आप उन रेज के डिफ्लेक्शन को इजीली क्या कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे। और उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स के रेज को बम्बार्ड करा के उनके डिफ्लेक्शन के हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, डक्टाइल तो नहीं होता, डक्टाइल का मतलब होता है जब वो हम किसी एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, वायर्स के अंदर में चेंज कर रहे हैं। तो डक्टिलिटी, हाँ नो डाउट, गोल्ड जो है वो एक डक्टाइल एलिमेंट भी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से रदरफोर्ड ने उसको सिलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, नोबल मेटल है, बात सही है, लस्ट्रस है, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये सही पैरामीटर्स नहीं है रदरफोर्ड के लिए। ठीक है, रदरफोर्ड के लिए जो पैरामीटर काम कर रहा था वो क्या था, कि उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, थिन शीट्स के अंदर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब आपने क्या करना है, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के हिसाब से इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस।
जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो मास और पॉजिटिव चार्ज मतलब ये किसकी बात कर रहा है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात कर रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर में यही दो स्पीशीज तो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कलेक्टिवली न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, इसका इकलौता रीजन यही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, बात क्या है, सही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। देखो अब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल बात क्या है, सही है। ठीक है, चारों ही स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, तब तक न्यूट्रॉन्स की कोई डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी रदरफोर्ड एटम के बाद में आई थी, तो रदरफोर्ड के अंदर में न्यूट्रॉन्स का कुछ भी जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो रदरफोर्ड को अगर हम ध्यान में रखें तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, ए, बी एंड डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपने क्या करना है, इसमें से सिलेक्ट करना है सही स्टेटमेंट को। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन एन आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम, किसी भी आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। किसी न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज या किसी भी कटायन या अनायन के अंदर में कभी भी सेम नहीं होते। ठीक है, इन एन आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये बात भी क्या है, एकदम इनकरेक्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते। इन एन आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन नेवर बी इक्वल, बात क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, किसी भी आयन के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम नहीं होते, क्योंकि आयंस तो क्या होते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। कैसे होते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। ठीक है, या तो उनके पास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कह दिया जाएगा, कटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कह दिया जाएगा, अनायन कह दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही सूरतों के अंदर में ना तो इलेक्ट्रॉन्स कभी प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे कटायन के केस में, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे अनायन के केस में। ठीक है, इस बात को क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, तीन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को हम फॉस्फोरस एटम के अंदर में किस प्रिंसिपल के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ही कर देती हूँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप किसी भी एटम की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते, या फिर और आसान भाषा में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आप उसकी पोजीशन के अंदर में भी कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी और उसकी वेलोसिटी के अंदर में भी क्या रहेगी, कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, आपको तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। ठीक है, देखो अफबाउ रूल हमें क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है ना वो हमेशा लोअर एनर्जी शेल से शुरू करनी है और हायर एनर्जी शेल की तरफ करनी है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास में लोअर एनर्जीज के ऑर्बिटल्स है ना उनको पहले फिल किया जाता है, और जो हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स है या फिर हमारे पास में जो ऑर्बिटल्स है उनके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बाद में होती है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो हंस रूल क्या कहते हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये मैं क्या कर रही हूँ, पी ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ। ठीक है, पी के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, अब हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखो क्या कहता है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ना तो आप सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी ऑर्बिटल को हाफ फिल करोगे। क्या करोगे, हाफ फिल करोगे। जब आप किसी ऑर्बिटल को हाफ फिल कर दोगे उसके बाद ही क्या की जाएगी, पेयरिंग शुरू की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी के अंदर में 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी, तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3, और फिर क्या करूंगी, पेयरिंग शुरू करूंगी, ना कि मैं कुछ ऐसा करूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा नहीं। ठीक है, हालांकि दोनों ही केसेस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप हाफ फिलिंग करोगे और फिर ही क्या करोगे, पेयरिंग शुरू करोगे। ठीक है, तो फास्फोरस एटम के अंदर में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं पी ऑर्बिटल के अंदर में, उसकी कुछ इसी तरह से फिलिंग होती है, और वो किसको ध्यान में रख के किया जाता है,
हंस रूल को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन गोज टू, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? दरअसल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जेम्स चैडविक करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। जेम्स चैडविक करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया। ठीक है, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन टिन? देखो अब ये क्या कह रहा है, इसने ना एक स्पीशीज आपको मेंशन की है। ठीक है, इसने आपको टिन एटम दिया है। ठीक है, और इसने इसका एटॉमिक नंबर मेंशन किया है विच इज 50, और एटॉमिक मास भी मेंशन किया है 109। ठीक है, और तो और इसके ऊपर में चार्जेस भी क्या है, प्रेजेंट है। अब आपको बात समझनी पड़ेगी, ये 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 50 जो है वो एटॉमिक नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये जो 50 नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एटम के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 50 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इस एटम के अंदर में प्रोटॉन्स भी कितने प्रेजेंट है, 50 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ अभी एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी एटम मेरा कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है। अब देखो एटॉमिक मास आपको कितना दिया गया है, 119 के इक्वल दिया गया है। और एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ से आपने प्रोटॉन्स तो निकाल लिए थे कितने, 50। इस प्रोटॉन्स को अगर मैं यहाँ ले आऊंगी तो 119 में से क्या किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और यहाँ से देखो मेरे पास में क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि कितने इसके इक्वल आ जाएंगे, 69 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास में न्यूट्रॉन्स भी आ गए और प्रोटॉन्स भी आ गए। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के लिए प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, अगर ये सिर्फ एसएन की बात कर रहा होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते, 50 होते। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। ये +2 चार्ज क्या बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, लूज हो गए हैं। तो 50 के अंदर में से जब मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा दूंगी, लूज करा दूंगी, तो मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 48 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो ये मेरे पास में क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, 50 प्रोटॉन्स, 69 न्यूट्रॉन्स एंड 48 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एन एटम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है उसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके पास में क्या प्रेजेंट है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, वो कौन से रूल को ध्यान में रखकर बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी अभी हम पीछे डिस्कस करके आए थे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हम क्या डिस्कस करके आए थे, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर में जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, जब भी आप किसी ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन की हाफ फिलिंग करनी होगी। आप क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन में हाफ फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो मैं 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूंगी, फिल करूंगी। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता तो मैं यहाँ पे भी क्या करती, एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देती। मतलब एक बार मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हाफ फिलिंग करूंगी और बाद में पेयरिंग शुरू करूंगी। तो ये किसको ध्यान में रखकर क्या गया है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ध्यान में रखकर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। ठीक है, एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, the circular path of the atomic orbital is the circular path of electron. Next आपसे कह रहे हैं elliptical shape orbit, ठीक है, the region in which there is a maximum possible, I think most probable या most appropriate answer तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दरअसल atomic orbitals
वो स्पेसेस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ प्रोबेबिलिटी, या फिर पूरी स्टेटमेंट ऊपर लिखी है, मैं केवल इसको ऐसे लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इसी तरह से एक और सरफेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं नोड्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, नोड्स कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन रिप्रेजेंट्स अ वायलेशन ऑफ हंस रूल। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो वायलेशन दिखा रहा है, किसका, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का वायलेशन दिखा रहा है। ठीक है, देखो अभी अभी हम पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर में डिस्कस करके आए हैं, हंस रूल मतलब क्या, पहले हाफ फिलिंग और बाद में आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है। बाद में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है, पेयर्ड है, यहाँ पर भी क्या है, पेयर्ड है, और यहाँ पे सारे ही हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो ये तो एकदम क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, पहले इसने हाफ फिलिंग की होगी और फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया होगा, तो ये बात भी क्या है, सही है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को देखो कैसे फिल किया गया है, 1 2 3, पहले हाफ फिलिंग और फिर 4 और 5, तो मतलब ये भी क्या है, एकदम सही है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखो हमें क्या करना था, हाफ फिलिंग करनी थी, 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 एंड 3, जबकि इसने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है, जो कि इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, आपको क्या करना है, आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. एक एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से क्या होता है, बना हुआ होता है। देखो जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम था ना, वो कुछ वाटरमेलन टाइप का था। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ, ये रहा आपका वाटरमेलन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि इस वाटरमेलन के अंदर में जो रेड पोर्शन होता है ना, जो रेड पोर्शन होता है वो तो क्या बता रहा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को बता रहा है। वो क्या बता रहा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को बता रहा है। और इसके अंदर में जो सीड्स होते हैं ना, वो क्या बता रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का उन्होंने कुछ एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। हालांकि ये बहुत ही खराब एटॉमिक मॉडल था और इसको बाद में क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। बट इनका ऐसा कहना था कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो रेड पोर्शन है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो क्या है, रेड पोर्शन है, और जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, जो सीड्स होते हैं बेसिकली, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहे हैं। और ये एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ये एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। देखिए पहली स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। बात क्या है, एकदम सही है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात क्या है, एकदम गलत है। उनके हिसाब से एटम क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और ऐसा होता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, which of the following has not been concluded by Rutherford from the particle scattering experiment? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रदरफोर्ड ने कंक्लूड नहीं की थी। ठीक है, एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो एटम इज इनविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, यही पहली ही स्टेटमेंट देखो क्या है, एकदम एब्सर्ड है। जो एटम है वो कैसा होता है, वो इनडिविजिबल होता है। वो कैसा होता है, इनडिविजिबल होता है, ना कि इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इनविजिबल नहीं होता, इनडिविजिबल होता है। ठीक है, तो पहली ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी। ठीक है, एक बार बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, बात क्या है, एकदम सही है। मैक्सिमम स्पेसेस जो है वो कैसे थे, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट थे, इसीलिए तो जो हमारे अल्फा पार्टिकल की रेस थी वो स्ट्रेट क्या हो गई थी, पास अवे हो गई थी। वो क्या हो गई थी, स्ट्रेट पास हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, बिल्कुल बात क्या है, सही है। ये न्यूक्लियस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहां पर जहां पे प्रोटॉन्स क्या है हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, और वो बहुत ही कम स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है।
All the positive charge and mass of the atom were concentrated in a very small volume within the atom. बात क्या है, एकदम सही है, ठीक है। आपने क्या करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, जो कि क्या हो गया है, ऑप्शन ए हो गया है, ठीक है। Which of the following subatomic particles was discovered by James Chadwick in 1932? देखो मैं ना आपको तीनों के बारे में ही बता देती हूँ एक बार, तो इजी रहेगा आपको भी याद रखने के लिए, ठीक है। मैं एक बार प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों के बारे में ही मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो किसने डिस्कवर किए थे? वो जे थॉमसन ने क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने लगभग लगभग आपके 1897 के अंदर में क्या की थी, उनकी डिस्कवरी की थी। फिर आ जाते हैं आपके पास में प्रोटॉन्स। फिर क्या आ जाते हैं प्रोटॉन्स, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और ये लगभग लगभग 1917 से 1920 के बीच कहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी इन द ईयर 1932, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर लीजिएगा, इन तीनों को ही ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ आपसे क्या पूछा गया है, जेम्स चैडविक ने कौन से पार्टिकल की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, वो हमारे न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। वो कौन हो जाएंगे, हमारे न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who put forward the following postulate about the model of an atom while revolving in discrete orbits? The electron do not radiate any energy. जब अपनी ही ऑर्बिट के अंदर में वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो कोई भी एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं होती, ठीक है। अगर वो एनर्जी को रिलीज या अब्सॉर्ब कर रही हैं, मतलब वो एक शेल से कहाँ जा रहे हैं, दूसरी शेल के अंदर में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये किसके अंदर में दिया गया था, ये आपके बोहर मॉडल के अंदर में एक्सप्लेन किया गया था। किसने एक्सप्लेन किया था, नील्स बोहर ने एक्सप्लेन किया था बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, जो कि काफी हद तक एक्सेप्टेबल मॉडल भी था, ठीक है। जो कि काफी हद तक क्या था, एक एक्सेप्टेबल मॉडल भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट शेल्स या लेवल्स के रिगार्डिंग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। बात क्या है, एकदम सही है, जहां पे n हमें क्या बता रहा है, एनर्जी लेवल्स बता रहा है, 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। हाँ, वैलेंस शेल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। बिल्कुल बात क्या है, सही है। सबसे पहले आप इनर शेल्स की क्या करते हो, फिलिंग करते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, आउटर शेल्स को फिल करना शुरू करते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट सेल बिफोर द इनर शेल्स आर फिल्ड इन केसेस। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ये क्या कह रहा है कि आउटर शेल्स को पहले फिल किया जाता है और इनर शेल्स को बाद में फिल किया जाता है, जो कि सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखिए अभी हम बात करके आए थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक और नाम हो जाएगा हमारे पास में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक और नाम हो जाएगा जिसको हम क्या कह देंगे, वैलेंस शेल भी कह देंगे, ठीक है। और किसी भी वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल भी पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड तभी बनाता है जब उसके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसी केसेस में वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है, या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन कर लेता है। अगर लूज कर रहा है तो कटायन का फॉर्मेशन, और अगर गेन कर रहा है तो एनायन का फॉर्मेशन, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, तो आप इस सेशन को क्या कर सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेशन के साथ साथ आप इस चैनल को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर उस स्टूडेंट के साथ इस चैनल को और इस सेशन को शेयर करिएगा जो किसी भी स्टेट लेवल या फिर सीबीएसई बोर्ड्स के लिए क्या कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, और नहीं तो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।